हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन पीसीएस वाला ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संघर्ष में अहम भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन के बारे में। पिछली क्लास में भी मैंने अधिवेशन के बारे में आपको बताया था। आज हम विस्तार से सारे अधिवेशन कवर कर लेते हैं कि कितने अधिवेशन कहाँ कहाँ पर कौन कौन अध्यक्ष रहे और क्या क्या उनकी विशेषताएं रहीं। तो पहला जो अधिवेशन था उसके बारे में बता चुका हूँ, दूसरा अधिवेशन के बारे में बता चुका हूँ। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो देख लें। फिर तीसरे अधिवेशन के बारे में बता चुका हूं मैं। और ओवरऑल 1899 तक हम कवर कर चुके हैं पिछली क्लास में। 1899 का जो अधिवेशन है उसे यहां से नोट करेंगे कि यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त, या इन्हें आरसी दत्त भी कहते हैं, आरसी दत्त। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ के ही संबंध में, जो दादा भाई नेहरूजी ने बोली थी वही बात इन्होंने भी बोली थी कि भारत से धन का निकास ब्रिटेन की तरफ जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे अधिवेशन कहाँ था, लखनऊ में। कब था? 1899 में। अध्यक्ष कौन है? रमेश चंद्र दत्त। ठीक है। विशेषता क्या है इस अधिवेशन की? भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की जो मांग है पहली बार यहाँ की गई थी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगला जो अधिवेशन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 1901 का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष भी ध्यान रखना, दिनसाई वाचा। इस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी देखने को मिलते हैं कांग्रेस के मंच पे। हालांकि अध्यक्ष तो वो 1924 में बनेंगे जब बेलगांव सम्मेलन होगा, लेकिन कांग्रेस के मंच से पहली बार गांधी जी को देखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि इसके बाद भी वो फिर कहाँ चले जाएंगे? फिर अफ्रीका चले जाएंगे, फिर वहां पर बहुत सारे आंदोलन चलाएंगे, फिर आंदोलन चला के फिर यहाँ वो 1915 में भारत लौट के दोबारा आ जाएंगे। ठीक है। अगला जो अधिवेशन है वो है 1905 का बनारस अधिवेशन। दरअसल इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी गोपाल कृष्ण गोखले या जी के गोखले ने। जी के गोखले क्योंकि नरम दल से जुड़े हुए थे, और प्रमुखता कह सकते हैं कि इस अधिवेशन का जो मुख्य मोटिव था वो ये था कि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। तो उसी विभाजन के बाद जो प्रतिक्रिया हुई, वो प्रतिक्रिया क्या थी? वो थी स्वदेशी आंदोलन की। कौन से आंदोलन की? स्वदेशी आंदोलन की। तो इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक रूप से घोषित कर दिया गया था। औपचारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किस अधिवेशन में करी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 का ये अधिवेशन है। क्लियर रहेगा। अगला अधिवेशन आप लिख लेंगे नेक्स्ट, वो है आपका 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन क्यों फेमस है या क्यों प्रसिद्ध है, ये मैंने कल भी आपको बात बताई थी। 1906 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था तो अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, और यहाँ पर 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें स्वराज और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्र शिक्षा जैसे बड़े बड़े प्रस्ताव लिए गए थे। अगला अधिवेशन है हमारा 1907 का अधिवेशन। इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि इस अधिवेशन को सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, या कांग्रेस में फूट के नाम से जाना जाता है। वो ये रहा था, कांग्रेस में फूट इसलिए हो रही थी कि जो उदारवादी नेता थे उनकी कार्यशैली से जो उग्रवादी नेता थे, जैसे जिसे हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और भी बहुत सारे थे, अरविंद घोष जैसे जो वो हैं क्रांतिकारी, वो ये समझ रहे थे, या ये उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात चल रही थी कि जो उदारवादी नेता हैं, जैसे हमारे नेहरू जी हैं, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, चाहे एस.एन. बनर्जी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब कुछ खास प्रभाव अंग्रेजी हुकूमत पे डाल नहीं पा रहे, और हमें ऐसी स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है, तो हमें अपने तरीके बदलने होंगे। जबकि दूसरे खेमे वाले लोग क्या कह रहे थे? नरम दल वाले लोग, जिन्हें हम नेहरू जी, जी के गोखले, एस.एन. बनर्जी, ये सब लोग नरम दल वाले कहलाते हैं। तो नरम दल वाले लोग ये कह रहे थे कि नहीं नहीं भाई, लड़ाई बड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, हम अपनी मांगे संवैधानिक रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखेंगे और वो हमारी बात मान लेंगे। तो इन्हीं बातों को लेके उन दोनों में फूट पड़ जाती है, और इस फूट का जो नाम है वो सूरत फूट के नाम से लिया जाता है। और यहाँ उदारवादी चाह रहे थे कि हमारा नेता बन जाए यहाँ अध्यक्ष, और उग्रवादी चाह रहे थे, यानी जो गरम दल था वो ये चाह रहे थे कि हमारा नेता यहाँ पर बन जाए कांग्रेस का अध्यक्ष, ताकि हमारे जो प्रस्ताव वो पारित हो जाएंगे।
लेकिन हुआ नहीं। और 1907 में सूरत में जब ये अधिवेशन हुआ तो यहाँ रास बिहारी घोष जो उदारवादी दल से थे को नेता बना दिया गया, यानी अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। और यहाँ पर फिर कांग्रेस में फूट पड़ जाती है और जो गर्मपंथी लोग हैं वो कांग्रेस से अलग चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो कांग्रेस का विभाजन है 1907 में हो जाता है। अगली जो कड़ी है वो है 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? विलियम वेडरवन ने। विलियम वेडरवन ने। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? विलियम वेडरवन ने जो अध्यक्षता करी है, इसकी खासियत ये है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिवेशन में, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना बाद में पाकिस्तानी बने, पहले तो भारतीय ही थे, तो इस अधिवेशन में यानी 1910 के अधिवेशन में जब इलाहाबाद में अधिवेशन चल रहा था तो मोहम्मद अली जिन्ना 1910 के इस अधिवेशन में ये कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट पृथक निर्वाचन मंडल लेके आई है 1909 के अधिनियम में, वो गलत है। और इस चीज की वो निंदा करते हैं। कहाँ कहाँ पे? 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये ध्यान रखना कि किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने निंदा करी थी 1909 के पृथक निर्वाचन आयोग की या पृथक निर्वाचन सुधार की। ठीक है। 1911 का जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं वी एन धर। ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको कल बता भी दिया था कि कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया था, यानी जन गण मन हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसे पहली बार गाया गया था। अगला है हमारा 1915 का बॉम्बे अधिवेशन। बॉम्बे अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे एसपी सिन्हा। ठीक है। क्या ना, कौन थे? एसपी सिन्हा, नाम ध्यान रखना। और इस अधिवेशन की खासियत ये थी कि चरमपंथी समूह जो था, जो गरम दल के लोग थे, उसके प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में फिर से बदलाव किया गया। कांग्रेस का संविधान इससे पहले 1909 में पहले बदला गया था कि अब इसमें हम चरमपंथी लोगों को अपने अंदर शामिल नहीं करेंगे, कांग्रेस के किसी अधिवेशन में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर 1915 के अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में फिर, यानी कांग्रेस की जो प्रक्रिया थी उसमें बदलाव किए गए। और फिर हम देखेंगे 1916 का महत्वपूर्ण अधिवेशन। 1916 का जो अधिवेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसको एक तरीके से हम विलय वाला अधिवेशन भी कह सकते हैं। विलय अधिवेशन क्यों कह सकते हैं? कि इस अधिवेशन में दो दो लोग, यानी एक तो मुस्लिम लीग और चरमपंथी लोग, दोनों मिलकर कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं। हालांकि मुस्लिम लीग की कुछ अपनी मांगें थी जिनको नरमपंथी या ये कहें कांग्रेस ने मान लिया था, और चरमपंथी यानी जो गरम दल के लोग थे वो लोग भी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हो गए थे। और ये समय वही है जब वर्ल्ड वॉर चल रहा है, यानी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गरम दल नरम दल एक हो जाते हैं और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेती है। हालांकि वो इस मुद्दे पे कि जब कांग्रेस पृथक निर्वाचन मंडल को अपनी एक्सेप्टेंस दे देती है, वो इस मुद्दे पे, उसकी इस शर्त के बाद फिर मुस्लिम लीग आ जाती है। तो यहाँ लिखा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी राजनीतिक सहमति बन जाती है। और लखनऊ जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता एसी मंजूमदार ने करी थी। और इस अधिवेशन को कराने में दो नेताओं का महत्व, ये कह सकते हैं दो नेताओं का महत्व है। पहले आप ध्यान रखेंगे तिलक, वीजी तिलक, और दूसरा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इनको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला अधिवेशन है आपका 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। 1917 के जो कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। मैंने बताया था कि कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष हैं, पिछले क्लास में ये बता दिया था मैंने। तो अगला जो अधिवेशन है वो है 1918 का विशेष सत्र बुलाया गया था। और विशेष सत्र मुख्यतः जब बुलाया जाता है या तो कोई विशेष कार्य के या विशेष उद्देश्य से बुलाया जाए, या फिर वर्ष में 2 बार अधिवेशन करने हो तो विशेष सत्र बुलाया जाता था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम, नाम ध्यान रखेंगे। और कहां पर हुआ? बंबई में। इस सत्र को दरअसल बुलाया क्यों गया था? बुलाया था कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे उस संबंध में इस सत्र को बुलाया गया था कि भाई ये सुधार सही है या नहीं है। अब इसमें कांग्रेस दो धड़ में बढ़ जाती है। एक धड़ जो था वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी,
तेज बहादुर सप्रू, ध्यान रखेंगे इसको, और एम.आर. जयकर। तो इन लोगों का पूरी कांग्रेस पार्टी से मतभेद हो जाता है, वो एक नई पार्टी ये फॉर्म कर देते हैं फिर 1919 में, जिसका नाम है नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। इसको कॉमनली रूप से हम लिबर्टी पार्टी के नाम से जानते हैं। तो लिबर्टी पार्टी की जो स्थापना 1919 में ऐसे लोग कर देते हैं, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, अगला जो अधिवेशन है वो है आपका 1919 का अमृतसर अधिवेशन। और 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इसलिए यहाँ पर यह अधिवेशन रखा गया। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने करी, और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया था। तो खिलाफत आंदोलन क्यों चल रहा था? क्योंकि मुस्लिमों के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धोखा किया था। प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनसे कहा था कि हम भारत में तुम्हारे किसी भी धर्म के मामले में कोई हाथ नहीं डालेंगे, तुमसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया, और ना ही मुस्लिमों को उनका जो वचन दिया था वो निभाया। तो इसलिए मुस्लिम लोगों ने खिलाफत आंदोलन शुरू करा, और खिलाफत आंदोलन को लेकर जब वो महात्मा गांधी के पास आए, तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और कांग्रेस के मंच से खिलाफत आंदोलन को औपचारिक रूप से समर्थन दे दिया जाता है। फिर 1920 का एक अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1920 का। ये विशेष अधिवेशन दरअसल कलकत्ता में बुलाया गया था, और यह अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय ने। ध्यान रखेंगे कि यहाँ अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। लाजपत राय जब यहाँ अध्यक्ष बने तो इसकी प्रमुखता क्या थी? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि यह महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलना था उसके संकल्प को यहाँ पर आगे बढ़ा दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग के संकल्प को आगे बढ़ाया था, और ये संकल्प कौन लेके आया था असहयोग आंदोलन का? तो नाम ध्यान रखेंगे, लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन का संकल्प प्रस्ताव लेके आए थे। ये सितंबर में हुआ था। अब क्योंकि सितंबर में हुआ था तो विशेष सत्र बुलाया गया था। फिर दिसंबर में नागपुर में अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचार्य। कौन थे? वीर राघवाचार्य। और यहाँ पर जो कांग्रेस है, एक तो उसकी कांग्रेस की वर्किंग जो समितियां हैं वो बनाई गई। कांग्रेस के लिए या कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए सबको एक न्यूनतम राशि बोली गई कि भाई इतनी राशि तुम सबको देनी होगी, इकट्ठा करना, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था। और कांग्रेस के संविधान को पूरी तरीके से बदला गया। पूरे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का संविधान नया बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो संविधान है कब बनाया गया? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में बनाया गया। आगे चलते 1922 का गया का अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष सी.आर. दास हैं। ये वही चित्तरंजन दास हैं जिन्होंने आईएनसी से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। तो इन्होंने क्या किया था कि इस अधिवेशन के बाद ही इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपनी एक स्वराज पार्टी बना दी थी। ठीक है, स्वराज पार्टी के बारे में कल आपको बता चुका हूं। 1924 का फिर बेलगाम सम्मेलन, जो मैंने बताया था कि महात्मा गांधी ने पहली बार अध्यक्षता की कांग्रेस के किसी सम्मेलन की, वही है ये। फिर 1925 का जो सम्मेलन है इसके बारे में बता चुका हूं, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला रही। फिर 1927 का जो मद्रास का जो सम्मेलन है उसे आप देखेंगे। इस सम्मेलन में अध्यक्ष थे डॉक्टर एम.ए. अंसारी या मोहम्मद अली अंसारी। मोहम्मद अली अंसारी दरअसल इस अधिवेशन में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किया जा रहा है और इनका इस्तेमाल ना हो, ऐसा प्रस्ताव यहां पारित किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है वो ये वाला पार्ट है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव यहां पारित किया गया। कब? 1927 में। क्योंकि साइमन कमीशन 1927 में ही आया था भारत। भाई, भारत के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में ही तो की गई थी। तो उस कमीशन के प्रस्ताव को बहिष्कार के रूप में इन्होंने यहाँ पारित करा था। क्यों? क्योंकि इस कमीशन में जो 7 सदस्य हैं उसमें कोई भी भारतीय नहीं है। तो ऐसे कमीशन की नियुक्ति करना कि भाई भारत में आके तुम जाके चेक करो वहाँ की संवैधानिक संस्था क्या काम कर रही हैं, वहाँ
उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए या नहीं की जाए, इस सब चीजों को चेक करने के लिए कमीशन को भारत में भेजा जा रहा है। यहाँ के कानून का निर्माण यहाँ के लोग करेंगे कि बाहर के आए हुए लोग करेंगे? इसीलिए इन्होंने इस प्रस्ताव में कमीशन का बहिष्कार किया और पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है वो भी यहाँ अपनाया कि पूर्ण स्वराज हमारा संकल्प है। आगे है 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन के बाद अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन कब किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1928। अगला अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूं, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहां पारित किया गया था और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा, ये भी प्रस्ताव यहां पर पारित हो गया। ध्यान रखना कि यहां पर पहली बार जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है वो इसी अधिवेशन में 1929 के अधिवेशन में फहराया गया था। और इसमें ध्यान रखेंगे कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में यहां मनाए जाने की भी घोषणा कर दी गई थी। अगला अधिवेशन है 1931 का अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कराची में जब यह अधिवेशन हुआ था तो इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर यहां संकल्प लिया था। तो मौलिक अधिकारों को उठाने वाला सम्मेलन कराची अधिवेशन ही था। इस अधिवेशन की एक बात और भी प्रमुख है कि महात्मा गांधी को कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भेजने का भी प्रस्ताव यहां पारित हो गया था, क्योंकि पहले सम्मेलन में यानी पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसी ने हिस्सा नहीं लिया था, यानी पूरी कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। वर्ष 1936 का फिर लखनऊ का अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू के जो सामाजिक विचार हैं वो सबसे पहले इसी अधिवेशन में निकलकर बाहर आते हैं, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, समाजवाद की तरफ उनका झुकाव था। फिर 1937 का फैजपुर अधिवेशन बता चुका हूं, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी। ये पहला अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। ठीक है, पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था। अगला अधिवेशन है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर पहली बार जो राष्ट्रीय योजना समिति है उसकी स्थापना की गई थी और उसका जो नेतृत्व है वो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। ये राष्ट्रीय योजना समिति जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित की जाएगी। हालांकि सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और हरिपुरा में ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1938 का। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। दरअसल अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बाद में बने। पहले इसके अध्यक्ष की जो दौड़ थी वो थी सुभाष चंद्र बोस के और पट्टाभी सीतारमैया, इन दोनों के बीच में ये दौड़ थी। महात्मा गांधी कह रहे थे कि पट्टाभी सीतारमैया को बनाया जाए, जबकि सुभाष चंद्र बोस अपने बहुमत के आधार पर ये कह रहे थे कि इस सम्मेलन का तो मुझे ही अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। क्योंकि ये वो टाइम चल रहा था जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने वाला था, और छिड़ चुका था। छिड़ने वाला क्या था? बस ये हो रहा था कि भारत को इसमें हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसी मुद्दे पर एक प्रमुख सम्मेलन यहाँ जब हुआ था तो सबको अपने अपने विचार रखने थे, और यहाँ सुभाष चंद्र बोस अपने विचार रखना चाह रहे थे। गांधी जी चाह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस को ना बना के पट्टाभी सीतारमैया को बनाया जाए। और इसी मुद्दे में गांधी जी ने इस हार को, यानी पट्टाभी सीतारमैया की जो हार हो गई सुभाष चंद्र बोस के मुकाबले में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को इस सम्मेलन का जो प्रमुख नेता निर्वाचित कर दिया गया था। और गांधी जी ने फिर कहा कि मैं एक मुट्ठी बालू लेकर कांग्रेस से बड़ी जो संस्था है वो बना सकता हूं, पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। कुछ गांधी जी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, और फिर जब ज्यादा इमोशनल हो गए तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया कि ठीक है बाबूजी आप रखो ये पद, मैं तो अपना कुछ और कर लूंगा, अपना जाके मैं तो विदेश में अपनी आर्मी वार्मी गठित कर लूंगा। फिर इसके जो अध्यक्ष हैं इस तरीके से फिर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना यहाँ इस्तीफा दे दिया था, ध्यान रखेंगे, इसलिए राजेंद्र प्रसाद यहाँ के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, फिर आगे जाके जो सुभाष चंद्र बोस है वो फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापित कर देते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन है, यहाँ पर अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्षता तो करते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि 41 से लेके, यानी 40 के बाद 41 से लेके 45 तक कोई भी अधिवेशन नहीं होता है।
जहाँ और यहाँ पर इस बीच में कई सारी योजनाएं आती हैं, उन सब के बारे में आपको पहले पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। अगला अधिवेशन है 1946 का अधिवेशन, जो मेरठ में हुआ था। ध्यान रखेंगे इसके अध्यक्ष जे बी कृपलानी हैं और आजादी से पहले का ये आखिरी सत्र था। आजादी से पहले का ये आखिरी सत्र है, जिसको हम कह सकते हैं मेरठ का अधिवेशन, जे बी कृपलानी। ठीक है, जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होना चाहिए जे बी कृपलानी। ठीक है, इसके अलावा आप एक अधिवेशन और भी ध्यान रख सकते हैं, 1948 का, लिख लो इसको भी, 1948 का जयपुर अधिवेशन। जयपुर अधिवेशन, यहाँ जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष डाल लो, पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया यहाँ के अध्यक्ष थे। और स्वतंत्रता के बाद ये पहला अधिवेशन था। स्वतंत्रता के बाद ये पहला अधिवेशन था। स्वतंत्रता से पहले आखिरी वाला अधिवेशन कौन सा था? तो उसका ध्यान रखेंगे, मेरठ वाला अधिवेशन था। ठीक है, तो ये कुछ कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में हमने बात की। आगे हम बात करेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। तो हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी? आपके क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।